नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज दौरा है। और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका का ये अहम दौरा है। अमेठी दौरे को लेकर भी प्रियंका गांधी करेगी तैयारी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ जाएंगे अमेठी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आज प्रियंका गांधी का अहम दौरा माना जा रहा है। और वहीं आपको बता दें, यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी काफी सक्रिय नजर आ रही है। और उसके अलावा राहुल गांधी के संसद क्षेत्र में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी जाएंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी जाएंगी, जिसके बाद वहां की तैयारियों का जायजा लेंगी। और वहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर प्रियंका का ये अहम दौरा माना जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ अमेठी दौरे पर प्रियंका गांधी रहेंगी, जिसके बाद वहां पर लोगों को संबोधित भी किया जाएगा। प्रियंका और राहुल गांधी द्वारा जनसभा को संबोधित किया जाएगा। और इसके अलावा जनता से सीधा संवाद भी करने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने है, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आज कार्यक्रम है। और वहीं आपको बता दें कि 11:30 बजे बदलापुर के कैडरपुर में करेंगे जनसभा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम है, जहां पर बदलापुर के कैडरपुर में जनसभा करेंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे सुजानपुर में अखिलेश करेंगे जनसभा। और 1 बजे जमालपुर मछली शहर में सपा की जनसभा है। और इसके अलावा 3 बजे विवेकानंद रामलीला मैदान में होगी ये जनसभा। इसके बाद अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार रैली और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा आज आपको बता दें कि 3 बजे विवेकानंद रामलीला मैदान में ये जनसभा होगी। इसके अलावा 11:30 बजे बदलापुर के कैडरपुर जाएंगे अखिलेश यादव। और दोपहर 12 बजे सुजानपुर में अखिलेश जनसभा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सपा की जनसभा होगी और 3 बजे विवेकानंद रामलीला मैदान में ये जनसभा होगी। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और ग्राम पंचायत सचिवालय का शुभारंभ भी किया जाएगा। सीएम प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से प्रधान सम्मानित होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर ग्राम पंचायत सचिवालय का शुभारंभ किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इस सचिवालय का शुभारंभ किया जाएगा। और सीएम प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से प्रधान सम्मानित होंगे। और आज उत्तर प्रदेश में उत्कर्ष समारोह का कार्यक्रम है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सचिवालय का शुभारंभ भी होगा। ग्राम पंचायत सचिवालय का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से प्रधान को सम्मानित भी किया जाएगा। और वहीं 1 साल बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया और दिल्ली के तमाम बॉर्डर से किसानों की आज पूरी तरह से घर वापसी हो जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर एक बार फिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। और हरियाणा के टोलों से भी किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत भी सुबह हवन कर समर्थकों के साथ घर लौट जाएंगे। और दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सिंगू बॉर्डर पर लगभग सभी अवरोधकों को हटा दिया है, जो प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने के लिए लगाए गए थे। और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और अन्य मांगों को मान लेने के केंद्र के फैसले के बाद शनिवार को किसानों ने दिल्ली हरियाणा सीमा पर विरोध स्थल छोड़ना शुरू कर दिया था। और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सिंगू बॉर्डर से ठोस अवरोधकों और अन्य अवरोधकों को हटा दिया गया। हालांकि अभी तक सड़क को यातायात के लिए नहीं खोला गया। और सिंगू बॉर्डर के अलावा मुख्य रूप से पंजाब,
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने पिछले साल 26 नवंबर को दिल्ली के टिकरी और गाजीपुर सीमाओं की घेराबंदी की थी और आज सभी पंजाब, हरियाणा सब जगह टोल, मॉल और पेट्रोल पंप पर चल रहा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और किसानों की टोली पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह खाली कर देगी और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर से बैरिकेडिंग भी हट जाएगी और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फिर दौड़ने लगेंगी। और वहीं दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले, जबकि महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के 8 नए मामले सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही देश में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मामलों की संख्या 61 तक पहुंच गई है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 4 और लोग कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं और ये सभी हाल में विदेश यात्रा कर चुके हैं। और जैन ने आगे संवाददाताओं से कहा कि अब तक राजधानी में 6 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जा चुके हैं और उनमें से एक को छुट्टी भी दे दी गई और उन सभी ने विदेश यात्रा की थी और उन्हें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। और इस बीच अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए पहले व्यक्ति को एलएनजेपी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। और वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को कहा कि राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से किसी भी मरीज ने हाल में विदेश यात्रा नहीं की है। और स्वास्थ्य विभाग ने बुलेटिन में बताया कि नए मामलों के साथ ही सोर्स CoV-2 के लिए नए वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या राज्य में बढ़कर 28 हो गई है और इनमें से 7 मामले मुंबई में सामने आए और संक्रमितों में 3 महिलाएं शामिल है। और वहीं दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है और दिल्ली की जनता साफ हवा के लिए तरस गई है और बुधवार को भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में रहा और दिल्ली में AQI 346 दर्ज किया गया और सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने ये जानकारी दी है। और वायु प्रदूषण में गिरावट और थोड़ी साफ हवा के लिए दिल्ली वासियों को कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। और सफर के सुबह 6:30 बजे के अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के कुछ क्षेत्रों में दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूसा, लोधी रोड, मथुरा रोड, IIT दिल्ली और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। और वहीं सफर के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है और 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मॉडरेट और 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी मानी जाती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर और राम जन्मभूमि में पूजा करने पहुंचेंगे और 11 मुख्यमंत्रियों और 3 उप मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम की सूचना जिला प्रशासन को मंगलवार को दी गई है। और जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि JP नड्डा समेत सभी मुख्यमंत्री आज करीब 11 बजे अयोध्या पहुंच सकते हैं और JP नड्डा समेत सभी मुख्यमंत्री मंगलवार शाम को वाराणसी से लखनऊ पहुंचे और यहां रात भर रुकने के बाद अगले दिन यानी बुधवार को अयोध्या पहुंच जाएंगे। और कार्यक्रम के मुताबिक ये सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर करीब 2 बजे प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद राम जन्मभूमि जाएंगे और वहां पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। और एक अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री और बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश के 1 उप मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा करेंगे। और वहीं सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, कर्नाटक और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी अयोध्या के दौरे पर आएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वाराणसी में मौजूद थे, जहां PM नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। और इसके बाद PM मोदी ने मंगलवार को सभी मुख्यमंत्रियों के संग गुड गवर्नेंस को लेकर वाराणसी में एक बैठक आयोजित की थी
और इस बैठक में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में जारी विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर यानी बुधवार से शुरू होगा और इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने 3 दिन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया और विधानसभा सत्र से पहले मंगलवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई और इसमें सत्र के कार्यक्रम पर विचार विमर्श हुआ है और सत्र के दौरान 16 दिसंबर को योगी सरकार अनुपूरक बजट और लेखानुदान लाएगी और सत्र के पहले दिन विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर और सीडीएस विपिन रावत और उनके सहयोगियों की असामयिक निधन के शोक संबंधी सूचनाएं रखी जाएगी और सत्र शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और इसमें सभी दलों के विधानमंडल दल के नेताओं को बुलाया गया है और इसके बाद 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और आज की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी, बहुजन समाज पार्टी के नेता उमाशंकर सिंह समेत अन्य सदस्य शामिल हुए हैं और सत्र के दूसरे दिन 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे योगी सरकार अनुपूरक बजट लाएगी और बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रश्न लिए जाएंगे और 16 दिसंबर को करीब 4:30 बजे विधानसभा के सभी सदस्यों का ग्रुप फोटो भी होगा और सत्र के तीसरे दिन 17 दिसंबर को सदन में अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी और बजट पास कराया जाएगा और इस बार के अनुपूरक बजट में कुछ घोषणाएं भी हो सकती है और सरकार को जिस जगह लगता है कि संकल्प पत्र के हिसाब से कोई गुंजाइश रह गई है उसके लिए विशेष प्रावधान हो सकता है और इसके अलावा इस बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश होगी यानी कुल मिलाकर आगामी चुनाव के मद्देनजर जनता को सौगात मिलना लगभग तय माना जा रहा है और वहीं विपक्षी सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बनाकर तैयार बैठे। और वहीं भूमि अधिग्रहण के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल सैकड़ों किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई की गई और जहां कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अवार्ड की घोषणा के बाद मुआवजा राशि अधिकारी के यहां जमा करा दी गई, इसके बाद भी किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। दरअसल चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की पीठ ने यह आदेश पारित किया है जहां कोर्ट ने सरकार से इस बारे में सभी जिलों के अधिकारियों से जानकारी लेकर 17 दिसंबर को बताने का निर्देश दिया और हाईकोर्ट ने इससे पहले NHAI से एक हल्फनामा भी मांगा था कि वो बताए कि भूमि अधिग्रहण कर लेने के बाद भी किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया और इस पर NHAI ने बताया था कि सभी मामलों में मुआवजा राशि सक्षम अधिकारी के यहां जमा कर दी गई है जिसमें अवार्ड पारित है और पैसा जमा हो जाने पर मुआवजा राशि देने की जिम्मेदारी सरकार और उसके अधिकारियों की है और राज्य के अधिवक्ता रामानंद पांडे ने कोर्ट को बताया कि अभी किसानों को दिए गए मुआवजे की राशि की डिटेल नहीं आ पाई है और इस पर कोर्ट ने किन किन किसानों को राशि आवंटित की गई है इसका विवरण पेश करने को भी कहा है और हाईकोर्ट इस मामले में कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई भी कर रहा है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया और इसके तहत 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोपों के अंतर्गत उनके अपराध को दंडनीय बनाने के लिए नई धाराओं को शामिल करने का अनुरोध किया गया और SIT जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने पिछले हफ्ते CJM की अदालत में IPC की धारा 279, 338 और 304A की जगह वारंट में नई धाराएं जोड़ने के लिए आवेदन दायर किया और अपने आवेदन में जांच अधिकारी ने बताया कि घटना सुनियोजित और एक जानबूझकर किया गया कार्य था, न कि लापरवाही थी और जांच अधिकारी ने धारा 279 को बदलने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326, 34, 279, 338 और 304A को जोड़ने का अनुरोध किया है और 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की एक SUV की चपेट में आने से 4 प्रदर्शनकारी किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी और हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। SIT ने अब तक आशीष मिश्रा, लवकुश, आशीष पांडे, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ, शिशुपाल, नंद सिंह, सत्यम त्रिपाठी, सुमित
जायसवाल, धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राणा और उल्लास त्रिवेदी को गिरफ्तार भी किया है और वह लखीमपुर खीरी जिला जेल में भी अभी बंद है। और इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है और मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद शाही ने चल रही जांच से कोर्ट को अवगत भी कराया और शाही ने कहा कि अभी बड़ी संख्या में गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कहा कि यह पवित्र शहर के लिए सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा बनाने का सरकार का प्रयास है। और पीएम मोदी ने ट्वीट किया और काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया और इस पवित्र शहर के लिए सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा बनाने का हमारा प्रयास है। और आधी रात के बाद निरीक्षण के दौरान पीएम मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और पीएम मोदी को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते और उनका अभिवादन करने आए लोगों का हाथ हिलाते हुए देखा गया। और वहीं पीएम मोदी ने वाराणसी में आधी रात काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया और इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे और इससे पहले वो काशी में गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। और साथ ही पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया और इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कहा कि ये पवित्र शहर के लिए सबसे अच्छा संभव बुनियादी ढांचा बनाने का सरकार का प्रयास है। और वहीं पीएम रात के करीब 1 बजे के बाद बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां रेलवे स्टेशन का अच्छी तरह निरीक्षण किया गया और साथ ही उन्होंने वहां मौजूद दुकानदारों से हाथ हिलाकर अभिवादन किया और पीएम मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी शेयर की और उन्होंने इस तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि अगला पड़ाव बनारस स्टेशन, हम रेल संपर्क बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। और रेलवे स्टेशन दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहे और इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात अधिकारी भी वहां मौजूद थे और साथ ही स्टेशन पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री को दूर से ही देख रहे थे।